नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस का इंट्रोडक्शन हम आप पढ़ने वाले हैं। ट्रांजैक्शंस किस प्रकार से परफॉर्म किए जाते हैं डेटाबेस के अंदर, ट्रांजैक्शंस का क्या रोल रहता है, एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए मेनली क्या क्या स्टेजेस जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन किस प्रकार से स्टार्ट होकर किस प्रकार से एंड होता है, वहां तक की सारी जो प्रोसेसिंग है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट, व्हाट इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन है क्या, है ना। ए ट्रांजैक्शन इज ए यूनिट of program execution that accesses that possibly updates various data items। मेनली डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन एक वो यूनिट ऑफ प्रोग्राम है, यूनिट ऑफ एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस है जो कि किसी डेटाबेस के अंदर किसी डेटा आइटम को अपडेट करने का काम करता है। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा तो वो किसी न किसी डेटा को अपडेट करेगा। ठीक है, जैसे हम बात करें, मान लो बैंक अकाउंट से आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में, तो मेनली हम क्या करते हैं? मेनली उस सिचुएशन के अंदर भी हम वही करते हैं, दोनों अकाउंट के अंदर अपडेट ही करते हैं। जहां से पैसे सेंड करने हैं उसके अंदर भी हम अपडेट करते हैं, उतना अमाउंट हम डिडक्ट करते हैं और उसके बाद उसको अपडेट कर देते हैं। और जहां पे हम जमा करते हैं, जिस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वहां पे भी हम अपडेट ही करते हैं। वहां पे हम ऐड करके और फिर उसको सेव करते हैं। होता दोनों जगह क्या है? अपडेट ही। ए ट्रांजेक्शन मस्ट सी ए कंसिस्टेंट डेटाबेस, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। एक ट्रांजेक्शन जो होता है उसकी वजह से कभी भी डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो रहा है किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, उस ट्रांजैक्शन को अलाउ नहीं किया जाएगा, वो ट्रांजैक्शन उस डेटाबेस पे परफॉर्म नहीं हो सकता। इनकंसिस्टेंस का मतलब होता है कि डेटा जो है वो अपने सिचुएशन या अपना नेचर जो है वो चेंज ना करे। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से ऐसा होता है तो वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली उस डेटाबेस के अंदर अलाउड नहीं है। ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन द डेटाबेस में बी इनकंसिस्टेंट। तो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन के टाइम कुछ डेटाबेस जो है वो इनकंसिस्टेंट होने की संभावना रहती है। ठीक है, मे बी इनकंसिस्टेंट, हो सकते हैं। When the transaction is committed, the database must be consistent. बट जब ट्रांजैक्शन कमिटेड हो, यानी फाइनली ट्रांजैक्शन जो है वो सेव किया जाए, उस टाइम डेटाबेस जो है वो कंसिस्ट होना जरूरी है। अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो आप उस ट्रांजैक्शन को कमिट नहीं कर सकते, उसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको सेव नहीं कर सकते आप। टू मेन इश्यूज टू डील विथ, मेनली यहाँ पे दो मेन इश्यूज हैं जिसके साथ डील किया जाता है। फेलियर्स ऑफ वेरियस काइंड सच एज हार्डवेयर फेलियर्स एंड सिस्टम क्रैशेस। ठीक है, फेलियर्स को मैनेज करना, डील करना। मान लो आप अपने मोबाइल फोन से
पैसा ट्रांसफर कर रहे हो किसी के अकाउंट में, आजकल हम यूपीआई कोड वगैरह यूज करते हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे एटसेट्रा। तो मान लो आप अपने अकाउंट से किसी फ्रेंड के अकाउंट में 1000 रुपीज जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। आपने इधर से अपने मोबाइल से जैसे ही ट्रांसफर पे क्लिक किया, आपने सब कुछ कर दिया, आपने ओटीपी डाल के जैसे ट्रांसफर पे क्लिक किया, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। उस टाइम उस ट्रांजेक्शन को किस प्रकार से डील किया जाएगा, ये जिम्मेदारी भी किसकी होती है? ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की होती है, जो कि एक डेटाबेस के ऊपर वर्क करता है। आपके बैंक के डेटाबेस पे जो आपका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कर रहा है, वो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शन, मेनली इसकी वजह से ही हमें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमें जरूरत भी नहीं है ना। अदरवाइज ज्यादा वो नहीं है, अगर सिंगल ट्रांजैक्शन एक टाइम में होना है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ट्रांजैक्शन को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। बट कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन जो है, एक साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया जाना, है ना। एसबीआई का एटीएम जब आप यूज कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में खाली एसबीआई का एटीएम आप ही यूज कर रहे हो उस टाइम, है ना। बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, सभी के ट्रांजेक्शन कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन को मैनेज करने के लिए, जो कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक टाइम पे परफॉर्म होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए भी उनको डील करना पड़ता है। तो ये दो इश्यूज हैं मेन, फेलियर का और कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन का। इसके लिए हम मेनली डिस्कस करते हैं एसिड प्रॉपर्टीज, है ना। एसिड प्रॉपर्टीज मेनली डीबीएमएस के पूरे ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है वो एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। एसिड के अंदर मेनली ए का मतलब है एटॉमिसिटी, सी का मतलब है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब है आइसोलेशन और डी का मतलब है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, इन चार चीजों को मेनली मैनेज करके और हम ट्रांजेक्शन्स को परफेक्ट बना सकते हैं, कंसिस्टेंट बना सकते हैं। जैसे कि ट्रांजेक्शन से डेटाबेस जो है वो कभी भी अनकंसिस्टेंट नहीं होगा। तो चलो देखते हैं ये क्या प्रॉपर्टीज है। देखो, टू प्रिजर्व इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, डेटा की अखंडता को बनाए रखने के लिए, डेटा की अखंडता के संरक्षण के लिए द डेटाबेस सिस्टम मस्ट इंश्योर, ठीक है। ये चीजें इंश्योर करना जरूरी है। कौन सी चीजें? एसिड, एसिड प्रॉपर्टीज को अश्योर करना जरूरी है। विदाउट एसिड प्रॉपर्टीज हम डेटा की इंटीग्रिटी को बनाकर नहीं रख सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है। मेनली देखो एटॉमिसिटी क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन है ए, ठीक है, उसके अकाउंट में 100 रुपीज है, ठीक है। एक पर्सन है बी, उसके अकाउंट में 50 रुपीज है, ओके। अकाउंट ए से अकाउंट बी के अंदर मुझे 10 रुपीज ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर के लिए मेनली स्टेप्स क्या होंगे?
सबसे पहले अकाउंट ए जो है वहां से 10 रुपीज लेस होगा, यानी यहाँ पे 90 बचेगा 10 रुपीज लेस होने के बाद। ठीक है, और उसके बाद अकाउंट बी के अंदर 10 रुपीज ऐड होगा और यहाँ पे सेव होगा 60। बट मान लीजिए यहाँ से ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुआ, ये ट्रांजैक्शन जाते जाते यहाँ पे किसी वजह से लॉस हो गया ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ 90 अगर हम सेव कर चुके और यहाँ ट्रांजैक्शन लॉस हो गया, इट मीन्स हुआ क्या, यहाँ पे तो 50 रह गया और यहाँ पे 90 हो गया। ठीक है, यानी अकाउंट ए से 10 रुपीज डेबिट हुए बट अकाउंट बी के अंदर 10 रुपीज क्रेडिट नहीं हुए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते। अब ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस थी, है ना, एक पूरा प्रोग्राम था। इसके अंदर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी कि अकाउंट ए से आपको डिडक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको बी के अंदर ऐड करना है, देन सेव करना है। ठीक है, बट हमने किया क्या, यहाँ पे ट्रांजैक्शन बीच में ही फेल्ड हो गया जिस वजह से प्रॉब्लम आ गई। तो एटॉमिसिटी का मतलब ये है कि या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट परफॉर्म हो और या फिर बिल्कुल भी ना हो। अगर ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो तो पूरा हो, अदरवाइज ना हो। यानी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे वो फेल होता है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये वापस आए और यहाँ जो ऑपरेशन किया था उसको अंडू करे और वापस इसको हैंडेड करे। ठीक है, एटॉमिसिटी का मतलब यही होता है, आइदर ऑल ऑपरेशंस ऑफ द ट्रांजैक्शन आर प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस और नन आर, या तो प्रॉपरली परफॉर्म हो या बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, देखो कंसिस्टेंसी से पहले हम आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी को स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखो हम देखते हैं आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब क्या है कि जो भी प्रोसेस वर्क कर रहा है उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो केवल अकेला ही वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे आप अगर एसबीआई का एटीएम आप कहीं यूज कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, तो आपको हमेशा यही फील होता है कि मैं अकेला ही एटीएम को यूज कर रहा हूँ इस टाइम, मेरे अलावा कोई यूज नहीं कर रहा। उसी को अपने आइसोलेशन बोलते हैं कि जो ट्रांजैक्शन इंटरफेस हो वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन जो है वो आइसोलेशन है, आइसोलेटेड। ठीक है, थ्रो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस may execute concurrently, each transaction must be unaware of other concurrently execution transaction। यानी प्रत्येक ट्रांजैक्शन बाकी हो रहे ट्रांजैक्शन से बिल्कुल अनजान रहता है। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है कि बाकी ट्रांजैक्शंस भी पैरेलली हो रहे हैं। जैसे आप रेलवे के अगर टिकट बुकिंग करते हो तो उस टाइम क्या आप ये सोचते हो कि अभी कोई और बुक कर रहा होगा, मैं बाद में बुक करूंगा? ऐसे तो बुक ही नहीं होगा, है ना। आप तो 24 घंटे ये सोचते हो कि मैं कभी भी बुक कर सकता हूँ। इट मीन्स ओनली वर्क्स यू, केवल उसके ऊपर आप ही वर्क कर रहे हो। ठीक है, मस्ट अनअवेयर, है ना, अनअवेयर रहना चाहिए। कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शन की बिल्कुल खबर ही नहीं होनी चाहिए कि उस टाइम पे कोई और ट्रांजैक्शन भी वहां पे हो रहा है। प्रत्येक ट्रांजैक्शन ऐसा ही फील करे कि केवल मैं ही एग्जीक्यूट हो रहा हूं। उसी को अपने आइसोलेशन बोलते हैं।
ड्यूरेबिलिटी, आफ्टर ए ट्रांजेक्शन कंप्लीट्स सक्सेसफुली, एक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी डेटाबेस के ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, मान लो आप डेटाबेस की एक वैल्यू आपने यहाँ पे डेटाबेस से रीड किया, फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है, आपने रीड किया एक वैल्यू a इक्वल टू 10, फिर आपने सेकेंड इंस्ट्रक्शन लिखी a प्लस प्लस, a प्लस प्लस लिखते यहाँ जो 10 वैल्यू पड़ी थी वो 11 नहीं होगी, ये ध्यान रखना। डेटाबेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, डेटाबेस से जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है तो वो वैल्यू पहले टेम्परेरी मेमोरी के अंदर आती है और उस टेम्परेरी मेमोरी के अंदर ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पे ये 11 हो जाएगा। जब तक ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये वैल्यू डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होगी। जब ये ट्रांजेक्शन अपने आप को कमिट करेगा कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तब जो वैल्यू यहाँ पे इस मेमोरी के अंदर होगी वो डेटाबेस के अंदर जाकर स्टोर होगी। ठीक है, तब जाके इसके अंदर 10 की जगह क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसी को हम ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। द चेंजेस इट हैज मेड टू द डेटाबेस परसिस्ट इवन इफ देयर आर सिस्टम फेलियर। ठीक है, भी बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, कुछ फेलियर हो जाए, तो यहाँ का डेटा जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये डेटा जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो आप 100 इंस्ट्रक्शंस का प्रोग्राम है, आपने 150 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की और आप डेटाबेस में चेंज कर रहे हो, 50 के बाद आपका सिस्टम बंद हो गया, तो कंप्लीट चेंजेस हुए नहीं, तो आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ऑपरेशंस जितने भी करते हैं वो टेम्परेरी मेमोरी में करते हैं। ठीक है, सेम वैसा ही है जैसा हम फॉर्म भरने से पहले एक फॉर्म के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं ना, रफ फॉर्म भर के देखते हैं कि इसको हम भर के देख लेते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कुछ गलती ना हो, है ना। सेम वैसा ही है, उस डेटा की एक कॉपी आ जाती है जिस पे आप ऑपरेशन करना चाह रहे हो, और वो ऑपरेशंस कंप्लीट परफॉर्म करने के बाद वो पेज एग्जैक्टली सेव हो जाता है डेटाबेस के अंदर। अब बात करते हैं अपने कंसिस्टेंसी की। ठीक है, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज सक्सेसफुली किसी ट्रांजेक्शन के द्वारा फॉलो की जाती है तो वो ट्रांजेक्शन ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज isolation preserve the consistency of the database। ठीक है, अब अपने वन बाय वन इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखो, एटॉमिसिटी, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट ए ट्रांजेक्शन मस्ट बी ट्रीटेड एज एन एटॉमिक यूनिट, एक सिंगल यूनिट के रूप में यहाँ पे देखा जाता है। दैट इज देयर ऑल ऑफ इट्स ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड और नॉट। ठीक है, यानी जो भी आपका प्रोसेस होता है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे बात करूं, रीड ए, अकाउंट ए से मैंने रीड किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ए जो है वो माइनस किया, ए -10,
मान लो 10 रुपीज मेरे को ए अकाउंट से बी में भेजना है, ठीक है। एंड देन एड, ये मैं कर देता हूँ बी इक्वल टू बी प्लस 10, ठीक है। राइट बी, बी की वैल्यू अपडेट कर दो। तो ये मान लो एक प्रोसेस है जनरल सा, ठीक है। अकाउंट ए से अकाउंट बी में 10 रुपीज ट्रांसफर करने, तो इस पूरे प्रोसेस को एक ही यूनिट माना जाएगा। ऐसे नहीं कि 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई और बाकी की रह गई तो चलेगा, नहीं। दैट इज ऑटोमिक, या तो ये रन होगा या तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। ये सिंगल एटॉमिक यूनिट के रूप में ट्रीट किया जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप होगा, उसको मेनली यहाँ पे एक इंडिविजुअल यूनिट के रूप में देखा जाएगा, एक एटॉमिक यूनिट के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। देयर मस्ट बी नो स्टेट इन ए डेटाबेस वेयर ए ट्रांजेक्शन इज लेफ्ट पार्शियली कंप्लीटेड, यानी ऐसी कोई स्टेट नहीं है डेटाबेस के अंदर जहां किसी ट्रांजेक्शन को अधूरा छोड़ने की इजाजत हो, परमिशन, ठीक है। कहीं भी किसी भी ट्रांजेक्शन को पार्शियली कंप्लीट करके नहीं छोड़ा जा सकता। या तो उसको पूरा कंप्लीट करो या आप इसको स्टार्ट ही मत करो, जैसा था वैसा का वैसा छोड़ दो, ठीक है। तो दो ही चीजें हैं इसमें, या तो परफॉर्म करना है या तो परफॉर्म नहीं करना है, या तो पूरा परफॉर्म करना है या बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो इसमें, states should be defined either before the execution of the transaction or after the execution, ठीक है। और abortion और failure of the transaction, यानी states जो होती हैं वो या तो एग्जीक्यूशन से पहले हो सकती है या एग्जीक्यूशन से बाद हो सकती है। ये जो एग्जीक्यूशन पार्ट है ये ऑलवेज एटॉमिक होगा, इसके अंदर किसी टाइप की कोई स्टेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी, द डेटाबेस मस्ट रिमेन इन ए कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर एनी ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद डेटाबेस जो है हमारा वो हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में रहना चाहिए, वो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। नो ट्रांजेक्शन शुड हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द डेटा रिसाइडिंग इन द डेटाबेस, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन किसी दूसरे डेटा पे किसी टाइप का अदर प्रभाव जो है वो नहीं छोड़ सकता, अदर इफेक्ट नहीं छोड़ सकता। ओनली जिसके लिए ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसी पे आप कर सकते हो। इफ द डेटाबेस वाज इन ए कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन से पहले डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में था, then it must remain consist after the execution of the transaction as well। तो ट्रांजेक्शन के बाद भी वो कंसिस्टेंट स्टेट में रहना कंपल्सरी है जैसे था, ठीक है।
durability. The database should be durable enough to hold all its latest updates even if the system fails or restarts. तो अपना सिस्टम इतना ड्यूरेबल होता है कि उसके अंदर सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स जो है उनको होल्ड करके रखने की क्षमता होती है, चाहे वो सिस्टम फेलियर की वजह से हो या रीस्टार्ट की वजह से हो. If a transaction updates a chunk of data in a database and commits, then the database will hold the modified data. ठीक है, जब डेटाबेस के अंदर किसी डेटा को हमें अपडेट करना है, डेटा के ग्रुप को या डेटा के जो भी फाइल को हमें अपडेट करना है, तो ये तभी अपडेट होगा जब फाइनल कमिट जो है वो परफॉर्म किया जाएगा ट्रांजैक्शन के द्वारा. If a transaction commits but the system fails before the data could be written on the data disk to the disk, then that data will be updated once the system spring back into action. ये भी ध्यान रखना, जैसे मान लो आपने अपनी तरफ से ट्रांजैक्शन को कमिट कर दिया, ठीक है, और कमिट करने के बाद मेनली आपकी जो टेम्परेरी मेमोरी है उसमें जो ऑपरेशंस हुए वो कहाँ पे अपडेट होंगे, ओरिजिनल डेटाबेस पे अपडेट होंगे. ठीक है, आपके कमिट करने के बाद जब टेम्परेरी मेमोरी से ओरिजिनल डेटाबेस के अंदर अपडेट हो रहा था, तब मान लो सिस्टम फेल हो जाता है ना, डेटाबेस बंद हो जाता है. उस कंडीशन में अब आपकी तरफ से भी कमिट हो चुका है, तो ट्रांजैक्शन तो मेनली कंप्लीट हो चुका है, बट सेव नहीं हुआ आपका डेटा. तो उस कंडीशन में जब भी डेटाबेस अपने एक्टिव स्टेट में आएगा, तो उस टाइम वो डेटा अपडेट कर दिया जाएगा. ठीक है, ये मेनली ड्यूरेबिलिटी की कैपेसिटी होती है. आइसोलेशन इन ए डेटाबेस सिस्टम where more than one transaction are being executed simultaneously, है ना, डेटाबेस के अंदर एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं. एंड इन पैरेलल द property of isolation states that all the transactions will be carried out and executed as if it is the only transaction in the system. प्रत्येक ट्रांजेक्शन यही फील करता है कि केवल वो अकेला ट्रांजेक्शन है जो उसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, नो ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर ट्रांजेक्शन, है ना, कोई भी ट्रांजेक्शन किसी दूसरे ट्रांजेक्शन्स को कभी भी अफेक्ट नहीं करेगी. ओके, intermediate transaction results must be hidden from other concurrently executed transaction. देखो जैसे that is for every pair of transaction Ti and Tj, it appears to Ti that either Tj finished execution before Ti started or Tj started execution after Ti finished, है ना. ऐसा हमें वेट नहीं करना होता है, हम कॉन्करेंटली इस पे वर्क करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ फंड ट्रांसफर, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल प्रॉपरली दिया गया है. ट्रांजेक्शन टू ट्रांसफर $50 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी. अकाउंट ए से मुझे $50 ट्रांसफर करना है, किसके अंदर, अकाउंट बी के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अकाउंट ए को रीड किया जाएगा. ठीक है, देन अकाउंट ए में से 50 रुपीज जो है वो डेबिट किए जाएंगे. ए पे सेव किया जाएगा कि भाई ए की वैल्यू जो है वो हम सेव कर देते हैं. मान लो यहाँ पे ए के पास $100 थे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट किया $50, ये $50 राइट हो गया. ठीक है, अब हम रीड करेंगे बी को.
बी के पास मान लो पहले से $200 है, ठीक है। बी में हमने प्लस कर दिया 50 और बी के अंदर राइट कर दिया, तो यहाँ 250 जो है वो रिजल्ट हमारा होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट, द सम ऑफ ए एंड बी इज अनचेंज्ड। यहाँ पे सम क्या होगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं, अपने डेटा के नेचर में डेटा में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम डेटा में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। देखो ए के अकाउंट में कितने रुपए थे, $100 थे। बी के अकाउंट में कितने डॉलर थे, $200 थे। टोटल कितना हुआ दोनों के अकाउंट का, $300, ठीक है। टोटल हुआ $300, है ना। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। पहले $100 थे ए के अकाउंट में, ठीक है, और बी के अकाउंट में यहाँ पे $200 थे, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों का जो सम है वो मेनली 300 है, ठीक है, ट्रांजैक्शन से पहले। अब ट्रांजैक्शन के बाद की बात करें तो ये यहाँ पे राइट किया गया 50, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ 50, और यहाँ पे देखो राइट भी किया गया 250। क्या इन दोनों का सम अभी भी $300 है? जी हाँ, 250 एंड 50 $300। इट मीन्स आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट है। अगर ट्रांजैक्शन मान लो यहाँ पे प्रॉब्लम कर जाए, यहाँ पे मान लो सिस्टम फेलियर हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे अभी तक बी के अंदर 200 है, अभी तक बी के अंदर ये वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं आई, और ए के अंदर 50 हो चुका है, तो अब 50 और 200 250, तो क्या 250 इक्वल है आपके इनिशियल जो वैल्यू थी उसके? जी बिल्कुल नहीं, है ना। यहाँ पे 50 का डिफरेंस आ गया, इट मीन्स डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। Atomicity requirement, if the transaction fails after step 3, है ना, अगर यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है, एंड बिफोर स्टेप 6, और स्टेप 6 से पहले, यानी कहीं बीच में, यहाँ पे कहीं बीच में अगर फेल हो जाता है, चाहे इस ट्रांजेक्शन पे हो, चाहे इस पे हो, किसी पे भी हो जाए, the system should ensure that its updates are not uh, reflected in the database, else the inconsistency will result, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में अगर ये सिस्टम ये प्रोसेस कमिट करेगा तो डेटा इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि रिजल्ट ये वाला आएगा। इसलिए यहाँ पे इनको अपडेट नहीं किया जाएगा और यहाँ से वापस क्या किया जाएगा, रोल बैक किया जाएगा, अनडू किया जाएगा, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, वंस द यूजर हैज बीन नोटिफाइड दैट द ट्रांजैक्शन हैज कंप्लीटेड, है ना, मैसेज आ गया हमारे पास कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, द ट्रांसफर ऑफ द $50 हैज टेकन प्लेस, द अपडेट्स टू द डेटाबेस बाय द ट्रांजैक्शन मस्ट परसिस्टेंट डिस्पाइट फेलियर, ठीक है। हर हालत में इसको उसको मेनली डेटाबेस को अपडेट करना पड़ेगा। आइसोलेशन रिक्वायरमेंट, इफ between step 3 and step 6 another transaction is allowed to access the partially updated database, it will be an inconsistent database। अगर यहाँ पे किसी ट्रांजेक्शन को अलाउ कर दिया जाए, ठीक है, इस बीच
ठीक है, यहाँ पे रीड करने के लिए। मान लो यहाँ पे कोई दूसरा ट्रांजेक्शन आया और बी की वैल्यू रीड कर गया, ठीक है, रीड कर गया बी की वैल्यू, तो इसको बी की वैल्यू क्या मिलेगी, मतलब 200 पहले से था, 50 है, तो यहाँ मिलेगा इसको 250, ठीक है। इसने रीड कर लिया और इसके रीड करने के बाद यहाँ पे सिस्टम फेल हो गया, ये ट्रांजेक्शन फेल हो गया, ये हमने अपडेट नहीं किया, तो यहाँ से हमने रोल बैक कर दिया। अब ये ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो 250 पे करेगा, बट एक्चुअली बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 200 है ना। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है अगर कोई ट्रांजेक्शन बीच में इंटरफेस करता है, इसलिए इसमें आइसोलेटेड रखा जाता है कि कोई भी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, the sum a plus b will be less than it should be can be assured trivially by running transactions serially, that is one after other. However, executing multiple transactions concurrently has significant benefits as we will see. तो यहाँ पे मेनली ट्रांजेक्शन्स जो है वो सीरियली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, यहाँ पे कॉन्करेंसी जो है वो मैनेज की जाती है, जो कि एक बहुत ही बेनिफिशियल टेक्निक है डेटाबेस के लिए। विदाउट कॉन्करेंसी कंट्रोल डेटाबेस इज नथिंग, कोई काम का नहीं, ठीक है। फिर फाइल सिस्टम में और डेटाबेस सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं। फाइल सिस्टम कॉन्करेंसी को स्टोर सपोर्ट नहीं करता है, डेटाबेस सपोर्ट करता है, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।